हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 30 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज से। देखो, ये वाला आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार फिर भी आप रीडिंग मारना चाहो देख लेना, थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल की बात है। ठीक है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली एयर पॉल्यूशन को कम्बैट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या कदम उठाए हैं नए, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल और भी ठीक है, जिसमें माइक पोम्पेयो जो भी इंडिया में आए थे 2+2 मीटिंग करने के लिए, उनकी विजिट रही अभी इंडो पैसिफिक रीजन में छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़, जिनमें स्पेसिफिकली यहाँ पर 3 केसेस बताए गए हैं, एक तो श्रीलंका का, एक मालदीव का, एक इंडोनेशिया का। तीनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखेंगे कि चाइना को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है और इंडिया के लिए क्या टेक अवे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है पैनल फॉर दिल्ली एयर। अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने दिल्ली की एयर क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए एक नया कमीशन स्टैब्लिश किया है। तो उसमें आप देखोगे द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ये स्टैब्लिश करने के लिए एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया गया है एनसीआर, पर्टिकुलरली नेशनल कैपिटल रीजन के लिए। ठीक है, और साथ में एडजॉइनिंग एरियाज़, इसको पूरे को बोला क्या गया है, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस का नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन ए नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 वेंसडे को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। जैसे कि आपको पता होगा पार्लियामेंट जिस तरीके से कानून बनाती है वो पावर्स कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस की भी होती है, इक्वल होता है। ठीक है, बस वही बात है कि जैसे ही पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन आएगा तो उसमें 6 हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होगी उससे 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो ऑर्डिनेंस है इसको वहाँ पे पारित करवाने की ज़रूरत है, नहीं तो जो भी बॉडी स्टैब्लिश करवा दी गई है वो बॉडी कहीं ना कहीं इनएक्टिवेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक अबॉलिश हो जाएगी। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल के अंडर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया है, दैट इज़ आर्टिकल 123। ठीक है, आर्टिकल 123 में आता है। जब हमारी पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो उस टाइम पे अगर इमरजेंसी आ जाए तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करवाते हैं, राइट। तो कमीशन जो है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू हम देखें तो जो भी एग्जिस्टिंग बॉडीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो बॉडीज़ हैं, दिल्ली में हो या चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, इन सब को कहीं ना कहीं सुपरसीड कर देगी ये बॉडी, जो नया कमीशन इस ऑर्डिनेंस के अंडर स्टैब्लिश किया जाएगा। साथ में ये जो कमीशन है ये स्टेट्स को डायरेक्शन भी देगा कि किस तरीके से पर्टिकुलर इशू को जो है टैकल किया जा सकता है, और उसमें स्पेसिफिक बात की जा रही है एयर पॉल्यूशन की। अब बात आ रही है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो देखो, इस तरीके के कमीशन की अगर बात करें कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल है, जिसका नाम है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी EPCA। ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बॉडी है जो कि इस कमीशन की तरह ही काम करती है। बट पॉइंट ये है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब कोई लॉ की बैकिंग नहीं है। दूसरा, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन दी थी, उसके बेसिस पे EPCA इस्टेब्लिश किया गया था। 1988 में एक केस था जिसका नाम था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में कहा था कि भाई आपको एक ऐसी बॉडी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है जो कि NCR रीजन में दिल्ली एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो आप देख सकते हो कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, इसलिए वो स्टैट्यूटरी नहीं हुआ, मतलब पार्लियामेंट से कोई कानून नहीं आया, बस एक एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टैब्लिश कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बेसिस पे। तो आप देख सकते हो उनके पास में, फिर भी आप देखोगे तो वो जो EPCA थी बॉडी जो अभी एग्जिस्टेंस में भी है इस ऑर्डिनेंस से जस्ट पहले, तो वो फाइन भी लगा सकती थी, ठीक है, और डायरेक्शन भी दे सकती थी, गाइडलाइन भी दे सकती थी स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को। ठीक है, तो इस केस में कहीं ना कहीं ये काम हो रहा था, पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, लीगल बैकिंग नहीं थी इसके बाद में। तो अभी जो नया कमीशन जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है उसमें आप देखोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक लीगल बैकिंग, मतलब ऑर्डिनेंस के बेसिस पे है, तो वो थोड़ी स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई है। रही सही में EPCA जो बॉडी है इसमें स्टेट्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अभी जो कमीशन स्टैब्लिश किया जा रहा है उसमें स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो दोनों चीज़ें तो आप देख सकते हो, लीगैलिटी मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी प्लस स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं
स्टेट्स के कंसर्न में हम देखें तो इस कमीशन का रोल क्या रहेगा। देखो, इस ऑर्डिनेंस ने ये चीज़ तो क्लियर कर दी है कि ये जो बॉडी है इसमें स्टेट्स और सेंटर दोनों की जितनी भी बॉडीज़ हैं अभी एग्जिस्टिंग, पर्टिकुलर इस जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे एयर पॉल्यूशन के बारे में बात की जाती है या उनके बारे में गाइडलाइन दी जाती है, उसको टैकल करने के लिए जो बॉडीज़ बनी हुई है, चाहे स्टेट में बनी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बनी हुई हो, उन सबको ये रिप्लेस कर देगा। रही सही में आप देखोगे अभी इसके बाद में कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, अब ऑर्डिनेंस की स्टेटमेंट क्या है वो देख लो आप, कि नो अदर इंडिविजुअल और बॉडी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड ईदर अंडर द लॉ, मतलब ऐसी कोई भी बॉडी, कोई भी अथॉरिटी अगर कोई भी कानून के अंडर बनाई गई है जो कि पार्लियामेंट के कानून से भी बना हुआ हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर कानून बना करके या नॉमिनेट करके बनाया हुआ हो या जुडिशियल ऑर्डर से बना हुआ हो, तो इस रिलेशन में अब इस ऑर्डिनेंस के पारित होने के बाद वो बॉडीज सारी इनएक्टिवेट हो जाएंगी। अब जो कमीशन जो स्टैब्लिश किया जा रहा है वो कमीशन ही सब कुछ देखेगा। ये स्टेटमेंट है इस ऑर्डिनेंस का। तो आप देख सकते हो कि ईपीसीए जैसी स्टेट लेवल की जो पॉल्यूशन कंट्रोलिंग बॉडीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अबॉलिश कर दी गई हैं। साथ में आप देखोगे ये जो कमीशन है ये एक स्टेट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करेगा, प्लानिंग की बात भी होगी और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए पॉलिसी को, उसके लिए भी बात किया जाएगा। साथ में आप देख सकते हो इंटरवेंशन भी कर सकता है, इंडस्ट्रीज़ के ऑपरेशन को भी गाइड कर सकता है, इंस्पेक्शन भी कर सकता है। ये जो बॉडी स्टैब्लिश की जा रही है, रिसर्च भी की जाएगी कि क्यों पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली वाले रीजन में। तो ऐसे करके आप देख सकते हो एक मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रॉन्स्ड एक स्ट्रेटजी की बेसिस पे ये काम करेगा जो ये कमीशन स्टैब्लिश किया गया। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो पावर, इसकी जो पावर है वो फाइन लगाने की भी रहेगी। साथ में आप देख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स हैं वो थोड़ा बहुत कंसर्न भी है कि हमारे पास में कुछ एक ऑटोनॉमी थी या फिर कहीं पर हम हमारे लोकल इश्यूज़ को देख करके कुछ ऑर्डिनेंस या कोई कानून बना सकते थे या किसी इंडस्ट्री पे फाइन लगा सकते थे या पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए करेक्टिव हम स्ट्रेटजी बना सकते थे। तो वहाँ पर स्टेट्स का से जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ये कंसर्न है, दैट मीन्स ऑटोनॉमी और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल बॉडीज़ है स्टेट लेवल पे, उन लोगों के पास में थोड़ी सी ऑटोनॉमी कम रह जाती है। दूसरा हम देखें ऑर्डिनेंस जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट्स के हाथ में जो पावर होती है कि कोई भी इशू को टैकल करना, पर्टिकुलरली एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, वो सारी पावर स्टेट्स की एलिनिएट होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे ये बात ठीक है, स्टेट्स के पास में वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड या साउंड पॉल्यूशन से रिलेटेड अभी भी उनके हाथ में है काम करना, बट बात यह है कि एयर पॉल्यूशन अभी पिछले कुछ सालों में लगातार एक सेंट्रल इशू बना रह रहा है। मतलब सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर हैं? एयर पॉल्यूशन पे। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो कमीशन ने कहीं ना कहीं स्टेट्स को एलिनिएट करने का काम किया है। इस ऑर्डिनेंस के बेसिस पे हम थोड़ा समझ सकते हैं। दूसरा, स्टेट्स जो है वो डायरेक्शन लेंगे, यहाँ से स्टेट्स को भी ये गाइड करेगा। और अगर स्टेट ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इशू पे कोई डायरेक्शन अपनी तरफ से कोई दे रहा है, तो एक तो कमीशन का ऑर्डिनेंस, मतलब कमीशन की तरफ से कोई डायरेक्शन और एक स्टेट की तरफ से कोई डायरेक्शन, अगर इनमें कहीं क्लैश आ गया ना तो वहाँ पर कमीशन की बात प्रिवेल करेगी, ना कि स्टेट की। तो यहाँ पर स्टेट आप देख सकते हो हल्का फुल्का उनकी ऑटोनॉमी और पूरी की पूरी जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे निकल के, तो स्टेट्स का से तो है, कमीशन में रिप्रेजेंटेशन तो होगा, पर आप देखोगे स्टेट्स की एक एक मेंबर ही होंगे। ये जो बॉडी है ये हाईली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। आप देखो इसमें कि ये काम कैसे करेगी, पहले तो वो देखते हैं, चैलेंज क्या है दोनों देखते हैं। देखो ये जो मूव है ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली गारंटी नहीं करता है कि एक्शन ग्राउंड लेवल पे होगा ही। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी ईपीसीए जैसे कमीशन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं वो पहले से काम कर रहे हैं। जब उन्होंने ही अपनी टास्क को जो उनको दी गई थी कि एयर पॉल्यूशन को वो कंट्रोल करें और पॉल्यूशन कंट्रोल पॉल्यूशन को बिल्कुल ज़ीरो लेवल तक लेके आएँ, तो वो ही जब काम नहीं कर रहे हैं तो अब यहाँ तो आपने जुडिशरी के प्रीव्यू से भी इसको कमीशन को बाहर निकाल दिया। तो उस केस में तो फिर आप तो कैसे इंश्योर कर सकते हो कि एयर पॉल्यूशन को कम्बैट किया जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने अभी देख सकते हो इस बॉडी को अपने खुद के क्लच में रखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले ऑर्डर था जिसके बेसिस पे ईपीसी एस्टैब्लिश किया गया था, बट अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ने ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया है। दैट मीन्स कि वहाँ पर अब सेंटर की पूरी ऑटोनॉमी हो गई, बाकी ना तो जुडिशियरी का से है ना स्टेट्स के पास में इतना कुछ कहने के लिए है। तो
यहाँ पर सेंटर ही अपने आप में ज़्यादा सेंट्रलाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से अपनी पावर्स को। ठीक है, सेल्फ एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजी कह सकते हैं इसको। दूसरा हम कहें कि इस ऑर्डिनेंस के बेसिस पे अगर कोई मान लो कोई केस आता है तो केवल एनजीटी ही है ना, उसी को एम्पावर किया गया है कि वो इस ऑर्डिनेंस के बेसिस पे अगर कोई भी केस आता है या तो कमीशन लेकर के आए या कमीशन के अगेंस्ट कोई दूसरी एक तरीके से पार्टी है वो केस करे तो एनजीटी में जा सकता है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। सिविल कोर्ट्स में नहीं जा पाओगे अब आप। तो कहने का मतलब केवल एनजीटी, अब एनजीटी की बात है कि तो एनजीटी तो ओवरबर्डन्ड हो जाएगा। वैसे तो एनजीटी को 6 महीने के अंदर अंदर अपने डिसीजन देने होते हैं, बट फिर भी ओवरबर्डन तो हो ही जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं सिविल कोर्ट्स थोड़ा बहुत डिवाइड कर सकते हो। और हमारे कोर्ट्स तो वैसे ही आप देख सकते हो कितने केसेस ड्यू चलते रहते हैं। अब बात आती है चैलेंजेस की। देखो, कमिटमेंट तो है कि कैसे भी करके एडॉक प्रोविजंस को ख़त्म किया जाए। ठीक है, कि कैसे भी करके ये जो ईपीसीए था ये क्या था, न तो कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, बस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया, और जो कि ग्राउंड लेवल पे भी इतना अच्छे से काम नहीं कर पाई कि वाकई में जो टारगेट दिया हुआ था कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी एस्टैब्लिश करनी है और जो हमारे ह्यूमन जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें, वो तो करती हुई दिखाई नहीं दी। अब कमीशन की बात करें तो कमीशन में मेंबर्स ज़्यादातर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट्स के मेंबर की मेंबरशिप की बात करो तो ईजिली केवल एक सिंगल मेंबर बैठेगा हर एक स्टेट से। तो वहाँ पर वो क्या बात कहेंगे, किस तरीके से अपने स्टेट के कंसर्न को वहाँ रेज कर पाएंगे, तो वो चीज़ें आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा स्पेस बचता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट्स आर नॉट हैप्पी और वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि सेंटर ने उनकी स्टेट्स की जो पावर है वो कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अभी आपको पता है जैसे कि इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 मीटिंग हुई है, 2+2, तो उसमें यूएसए की तरफ से 2 मेंबर्स आए और उनके काउंटर पार्ट जो कि हमारे यहाँ पे इंडिया के हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और फॉरेन और डिफेंस अफेयर मिनिस्टर, जिनसे मीटिंग हुई। तो उसके बाद में जो यूएसए की तरफ से माइक पॉम्पेयो जो आए थे वो इंडिया के बाद में फिर इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ स्मॉल कंट्रीज़ जिनका नाम मैंने बताया आपको, मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ की विजिट पे भी गए। क्विक एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अभी आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, 3 नवंबर को इलेक्शन है यूएसए में, तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक पूरी एक कैंपेन के बेसिस पे आए थे कि इंडिया में मीटिंग करके फिर आगे भी वो निकल जाएंगे। अब बात ये आती है कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। आप देख सकते हो यूएसए और चाइना कहीं ना कहीं compete करते हुए दिखाई देते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। ठीक है, जहाँ पर चाइनीज़ डोमिनेंस आप देख सकते हो मालदीव और श्रीलंका में हमने पहले से देखा है कि अब तो चलो वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई। अभी जो अब्दुल्ला यमीन की गवर्नमेंट थी मालदीव में और श्रीलंका में गवर्नमेंट थी महिंदा राजपक्षे की, तो उस टाइम पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया था इन दोनों कंट्रीज़ में कि जिसकी वजह से इंडिया भी कहीं ना कहीं कंसर्न होने लग गया था। तो आप देख सकते हो कि एक तो इंडिया का खुद का कंसर्न था चाइनीज़ एमरजेंस की इंडियन ओशन में चाइना का एमरजेंस, चाइना लगातार अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है। दूसरी तरफ यूएसए जो है वो भी आप देख सकते हो कि यूएसए को कहीं ना कहीं चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है वर्ल्ड सिनेरियो में। तो ये जो विजिट थी ना, इसमें कहीं ना कहीं मेन चीज़ क्या निकल के आ रही है, क्योंकि आगे हम स्टेटमेंट देखेंगे तो माइक पॉम्पेयो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बोले चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो लॉलेस है, ठीक है, लॉफुल नहीं है, उनको उखाड़ के फेंकना चाहिए या फिर उनकी बातों को आप मत मानो। चाइना की पॉलिसी ये रही है कि छोटे देशों को लोन दो और उसको फिर डेट ट्रैप में फंसा के रखो, इस तरीके के स्टेटमेंट ये देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात की जाए तो ये जियो स्ट्रेटेजिकली लगातार इंपॉर्टेंट बनता चला जा रहा है। ठीक है, कई सालों के बाद में आप देख सकते हो कि यूएसए फिर से अपनी ग्लोरी को इस रीजन में गेन करने की कोशिश कर रहा है, जब चाइना यहाँ पर ऑलरेडी अपने पांव जमा चुका है। तो यूएसए का ये अटेम्प्ट है कि कैसे भी करके अपने फुटप्रिंट फिर से गेन किया जाए। इमीडिएटली आप देखोगे तो इंडिया के पास में इंडियन ओशन नेबरहुड है, वहाँ पर जल्दी से इन्होंने विजिट पे की है। तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं कम करने के लिए ये कोशिश है। एक तो ये पॉइंट क्लियर है। रही सही में इंडिया का हम देखें तो चाइना है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगातार अपनी एग्रेशन दिखा रहा है।
तो इंडिया भी लगातार यूएसए की तरफ टिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि चाइना को अगर हमें टैकल करना है तो यूएसए का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए चाहे आप क्वेड से रिलेटेड बात कर लो, जैसे क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, जिसमें अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी टोक्यो में, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर भी पार्टिसिपेट करने गए थे। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इन तीनों ने मिलकर के कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट जो डिक्लेयर किया वहाँ पे क्वेड में, तो एंटी चाइनीज ट्रायड से बचे। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से ये हो कि क्वेड जो है वो केवल चाइना को कंटेन करने के लिए है। देखो वैसे तो इनडायरेक्टली ये मैसेज है कि चाइना को कंटेन करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, बट ये जो क्वेड की मीटिंग भी हुई ना, उसमें डायरेक्टली स्टेटमेंट में ये चीज़ मेंशन नहीं की गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि लाइन ऑफ एलएसी पे तो हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं चाइना को, बट दैट डजंट मीन कि हम डायरेक्टली चाइना से कॉन्फ्रंट भी करें। हम ये भी चीज़ चाहते हैं, राइट। दूसरा आप देखोगे माइक पॉम्पेयो ने रिपीटेडली एक ही चीज़ कही है जो मैंने आपको बता दी कि चाइना मतलब गलत तरीके से इमर्ज कर रहा है अपने आप को या अपनी पावर को कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। रही सही में आप देखोगे जो स्टेटमेंट आया क्वेड का, उसमें क्या कहा गया, या फिर यूएस इंडिया का जो अभी 2+2 मीटिंग का जो स्टेटमेंट था, उसमें क्या कहा गया कि चाइना जो है वो गलत तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए इन कंट्रीज़ को। रही सही में इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड पीसफुल इंडो पैसिफिक, इसके लिए इन कंट्रीज़ को काम करना चाहिए। तो कहने का मतलब हर तरीके से चाइना को आड़े हाथ लेने में कहीं पर भी मौका नहीं चूक रहा है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से आप देख सकते हो इंडिया के विजिट के बाद में पोम्पेयो कहाँ गए, श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए जो उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है दैट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें ये तीनों कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना का आप देख सकते हो तो श्रीलंका में तो बहुत गजब का अपीयरेंस है, जैसे कि हम्बनतोता पोर्ट को डेवलप करना, कोलंबो में एक टर्मिनल डेवलप करना और एक नई सिटी डेवलप करना वहाँ पे कोलंबो के पास में। तो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट चाइना ऑलरेडी कर रहा है और दूसरे भी श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है लगातार। तो आप देख सकते हो कि श्रीलंका में तो ऑलरेडी चाइनीज़ डोमिनेंस पहले से है, बट फिर भी आप देख सकते हो जब से जो प्रीवियस गवर्नमेंट गई है, रानिल विक्रमसिंघे और श्री सेना वाली गवर्नमेंट, और अभी दोनों भाई ये आए हैं गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे, तो इन्होंने कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत तो बैलेंस किया है अभी इंडिया के साथ में। तो फिर भी आप देख सकते हो चाइनीज़ डोमिनेंस तो देखो इंडियन रीजन में, इंडियन ओशन में है अभी भी। तो उसी से कहीं ना कहीं यूएसए थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि अपनी खुद की राइवलरी को इस रीजन में भी लाने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया तो आप समझ ही सकते हो कि एलएसी में जो ईस्टर्न लद्दाख में फेस ऑफ हुआ है इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, तो उसकी वजह से इंडिया तो वैसे ही थोड़ा सा हाईली अलर्ट है कि कैसे भी करके चाइना को कंट्रोल करना है हमें। अब बात आती है कि थीम क्या थी, तो थीम तो वही थी कि कम्युनिस्ट पार्टी लॉलेस है। पोम्पेयो ने हर जगह पे ये स्टेटमेंट दिया और आप देख सकते हो कि कैसे भी करके ये टेरिटोरियल जो इश्यूज़ हैं इनको कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश की। जैसे श्रीलंका में आए तो यही स्टेटमेंट दिया, बट चाइना की जो एम्बेसी है, चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल के आया कि भाई आप ऐसा कुछ मत करो, हमारे और श्रीलंका के बीच में ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें हम श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। तो चाइना ने भी वैसे तो अपनी तरफ से रिटेलिएट किया है और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने भी ये किया है, रिफ्यूट किया है पोम्पेयो के असर्शन से कि भाई श्रीलंका जो है वो डेट ट्रैप में नहीं फंसा है, हमारे साथ में बीजिंग ने हमारी हेल्प की है, पर हाँ हम अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को भी वेलकम करते हैं, वो भी आए तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर चाइना हमारे साथ में बुरा नहीं कर रहा। कहने का मतलब अमेरिका की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है चाइना की इमेज खराब करने की, बट इन कंट्रीज़ ने फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत डिफेंड किया है। फिर मालदीव्स की बात की जाए, मालदीव में जब से नई गवर्नमेंट बनी है 2018 से इब्राहिम सोली, तो ये जो गवर्नमेंट है ये प्रो इंडियन है, प्रो चाइनीज़ की बजाय प्रो इंडियन है, तो थोड़ा सा इंडिया की तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर है। रही सही में अभी आपको पता है सितंबर में एक फ्रेमवर्क डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है यूएसए और मालदीव के बीच में, ये आप नाम लिख लेना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। फ्रेमवर्क डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़, किन किन कंट्रीज के बीच में ये साइन हुआ है, तो आप ज़रूर इनका आंसर दे सकोगे ईजिली। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, 1 लाइनर क्वेश्चन प्रीलिम्स में। तो आप देख सकते हो एक तो ये हो गया। रही सही में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे भी लॉलेस और वही चीज़ें डरा धमका करके आ जाती है रूल में।
वो कोई इशू नहीं है, वो तो अपने रिपीट हो रहा है ये बार बार। और इंडिया का हम देखें तो पहले मालदीव के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि अब्दुल्ला यमीन जो थे वो 100% पूरा एकदम टिल्ट हो गए थे चाइना की तरफ, और उन्होंने तो इमरजेंसी भी लगाई थी, ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट कर रहे थे, वहाँ की जुडिशरी को भी नहीं मानते थे। तो ऐसे करके 2013 में भी कोशिश की गई थी ये फ्रेमवर्क डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन होने की यूएसए और मालदीव के बीच में, तब इंडिया ने अड़ंगे लगाए थे कि भाई ये एग्रीमेंट साइन नहीं होना चाहिए। बट अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने ये कहा कि मालदीव के साथ में अगर ये एग्रीमेंट यूएसए साइन करता है, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ऐसे करके अभी ये साइन हो चुका है। तो आप देख सकते हो कैसे भी करके मालदीव में भी अब जो चाइना है उसकी डोमिनेंस को हल्का हल्का डाइल्यूट करने के लिए यूएसए ने कोशिश की है। फिर वही स्टेटमेंट कि भाई कैसे भी करके चाइना को मिट्टी पलीद करनी है उसकी इमेज को। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है यहाँ पे कि आप वहाँ पे देखोगे अब इंडिया की डोमिनेंस धीरे धीरे इब्राहिम सोली के आने बाद में इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन हो गए, तो वहाँ पर भी एक कुछ र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं कि इंडिया जो है पिछले कई दिनों में अपनी खुद की डोमिनेंस को क्रिएट करने के लिए सोल्जर्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है मालदीव में। तो इससे रिलेटेड उन्होंने आरटीआई भी लगाई है मालदीव की गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिफेंस डिपार्टमेंट में कि आप बताओ कि यहाँ पर कितने डिफेंस पर्सनल्स हैं इंडिया के मालदीव में। बट वही बात है कि ये थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था, तो डिफेंस डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, बोले ये नंबर्स हम नहीं बताएंगे। बाकी हाँ, ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पे इंडिया बिल्कुल ओवरटेक करेगा। इंडिया से हमारे फ्रेंडली रिलेशन हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से माइक पोम्पियो का जो विजिट है मालदीव में, वो भी कहीं ना कहीं उसी लाइन पे है जिस लाइन पे उनका श्रीलंका की लाइन थी। फिर बात आती है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की कैपिटल देखो जकार्ता है, जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। और आसियान के और चाइना के तो देखो अब दो दो हाथ हो रहे हैं। वो बात एक अलग है कि आसियान में जो 10 कंट्रीज़ हैं वो बहुत छोटे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं पुट कर पाते हैं चाइना के अगेंस्ट में। बट यूएसए और इंडिया, जापान, ये जो कंट्रीज़ अब इनके फेवर में खड़े मिलते हैं ना, तो ये कंट्रीज़ बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। और इन लोगों ने, इन कंट्रीज़ ने बहुत हद तक चाइना को क्वेश्चन भी किया है कि भाई आप इस तरीके से साउथ चाइना सी को अपनी खुद की लेक कैसे कंसिडर कर सकते हो। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप बोल सकते हो तो भी फिलीपींस जैसे कंट्री ने आईसीजे में वो इशू लेकर के चला गया कि भाई चाइना को आप समझाओ, चाइना के अगेंस्ट में वर्डिक्ट दो कि भाई कैसे भी करके वहाँ पर एक रीजनल या टेरिटोरियल पीस को, या एक जो पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर को हम स्टैब्लिश कर सके। चाइना अपनी डोमिनेंस नहीं क्रिएट कर सकता, चाहे वो स्पार्टले आइलैंड हो, चाहे फिर पार्सल आइलैंड्स हो, कोई से भी हो। तो इन इश्यूज़ में आप देखोगे तो आसियान और चाइना दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े मिलते हैं। और उस केस में आसियान ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली एक तरीके से वर्ल्ड के सामने पुट किया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, इस यूनाइटेड नेशन की बात भी करें वहाँ पर भी, तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हमेशा फेवर करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडोनेशिया तो देखो अभी इंडिया और इंडोनेशिया का सीन, या फिर आसियान और इंडोनेशिया का सीन, तो सॉरी आसियान और इंडिया का आप देखोगे चाइना के साथ में रिलेशन टेरिटोरियल डिस्प्यूट में अभी उलझा हुआ पड़ा है। पर मालदीव्स और श्रीलंका की अगर बात करो तो मालदीव में पहले चाइना बहुत डोमिनेट करता था, बट इब्राहिम सोली की गवर्नमेंट आने के बाद में इंडिया के हाथ में पावर अच्छी खासी है। कहने का मतलब अच्छा खासा से है वहाँ पर। और श्रीलंका में अभी भी क्या है, राजपक्षे गवर्नमेंट आई है, तो चाइना के लिए अभी ज़्यादा थ्रेट नहीं है श्रीलंका में, क्योंकि ये जो श्रीलंका में चाइनीज़ डोमिनेंस जो हुई थी वो डेवलप कब होना शुरू हुई थी, जब महिंदा राजपक्षे की जो पहले सरकार चल रही थी 2009 के बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।